सज़ा तो इसको होगी ही, चार्जशीट तो होगा ही और इसका कन्विक्शन भी हो जाएगा, समय जितना लगे। अब कोर्ट की गति भी धीमी है क्योंकि कोर्ट में भी एक केस तो है नहीं, हज़ारों लाखों केसें होते हैं और फिर लोअर कोर्ट से शुरू होते होते मामला अपील में जाता है, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो थोड़ी न्यायिक प्रक्रिया थोड़ी धीमी है। अब ये हम लोग इस बीच में इनको बेल मिल सकता है? बेल तो मिल जाएगा, बेल तो मिल जाएगा, बेल में कोई दिक्कत नहीं है, बेल मिल जाएगा। 2 महीने 4 महीने 5 महीने जो अंदर रहे, लेकिन बेल तो मिल जाएगा और उसके बाद फिर ये मुकदमा लड़ेंगे। यदि इनको मतलब सुबुद्धि आएगी तो उसके बाद अपना रास्ता थोड़ा ठीक करेंगे। नमस्कार, आप हैं बिहार संवाददाता के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। करीब 15 दिनों से बिहार में एक खबर ट्रोल कर रही है। मनीष कश्यप जो पेशे से पत्रकार भी हैं, यूट्यूबर भी हैं, और उनके ऊपर तमाम इल्ज़ाम लगे हैं। एफआईआर हुई, आज जो हैं सलाखों के पीछे हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अमिताभ दास हैं, बिहार सेवा में रहे, बिहार की क्राइम को बड़े नज़दीक से इन्होंने देखा है। हम अमिताभ दास जी से जानना चाहेंगे कि इस मामले में क्या क्या जो है वो प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा मनीष कश्यप को, और यदि अमिताभ दास ही इस केस के आईओ होते या केस का पूरा इन्वेस्टिगेशन करते तो किस तरीके से केस को सजा के चार्जशीट तक ले जाते और सज़ा दिलवाने का काम करते। अमिताभ जी, पहले तो आपका स्वागत है। जी थैंक यू, धन्यवाद। एफआईआर हुआ है, क्या क्या प्रोसीजर है? सिर्फ हम प्रोसीजर की कोर्ट तक कैसे आप इस मामले को ठोस और पक्का सबूत के साथ पेश करते? देखिए, सीआरपीसी जो है, जिसको मतलब हिंदी में दंड प्रक्रिया संहिता कहें, तो उसमें पूरा ये बना मतलब एक प्रक्रिया बनी हुई, और ये अंग्रेज़ों के ज़माने की प्रक्रिया है, बहुत पुरानी प्रक्रिया, 100 बरस से ज़्यादा पुरानी प्रक्रिया है। प्रक्रिया की जो शुरुआत होती है वो होती है एफआईआर से। एफआईआर का मतलब ये फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जिसको हिंदी में प्राथमिकी कहते हैं। प्राथमिकी जो हुई है, जिसका आप नाम ले रहे हैं मनीष कश्यप का, उस पर आर्थिक अपराध इकाई में प्राथमिकी हुई है। 2-3 प्राथमिकियाँ हुई हैं। जो मेन प्राथमिकी है वो है कि उसने ये फर्जी वीडियो बनाया था, ये दिखाते हुए कि ये तमिलनाडु में रहने वाले बिहारी मज़दूर हैं और उन मज़दूरों पर कातिलाना हमले हुए हैं, उनके साथ मारपीट हुई है। और बाद में पुलिस को ये बात मालूम हुई कि वो वीडियो पटना के जक्कनपुर में बनाया गया था, बंगाली टोला में किराए का मकान लेकर 2-3 लड़कों को मरहम पट्टी बांध के वो वीडियो बनाया गया था। मतलब एक माहौल ख़राब करने के लिए वीडियो बना था। तो मेन मामला उसी का है। तो इसमें तो वही मैं प्रक्रिया बता रहा हूँ कि पहले तो एफआईआर हुआ। एफआईआर जब होता है तो फिर उस केस का कोई अनुसंधानकर्ता बनता है, जिसको आईओ कहते हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। आईओ का मेन काम होता है कि वो केस डायरी लिखता है ना, और वही चार्जशीट भी समर्पित करता है। मतलब फाइनल फॉर्म, देखिए कोई भी जो केस होता है, एफआईआर होता है, उसकी परिणति 2 स्थिति में होती है। यदि सबूत पुख्ता मिलते हैं तो चार्जशीट समर्पित होता है, जिसको हिंदी में आरोप पत्र कहते हैं, आरोप पत्र दाखिल होता है। यदि सबूत पुख्ता नहीं मिलते हैं तो उसमें फाइनल रिपोर्ट दी जाती है। फाइनल रिपोर्ट के भी कई मतलब प्रकार हैं, कुछ ज़्यादा विस्तार हो जाएगा, उतना मैं नहीं जाना चाहता। तो सबूत मिलने पर, सबूत पुख्ता होने पर चार्जशीट दाखिल होता है, आरोप पत्र दाखिल होता है। अब जैसे मनीष कश्यप ने पर ये प्राथमिकी हुई, फिर उस पर वारंट निकाला गया, उसने वारंट पर भी नहीं धरपकड़ हुई, तब फिर कुर्की की कार्रवाई हुई उसके घर पर, मतलब उसकी संपत्ति जब्त होने लगी। तो उसी दौरान उसने जाकर जगदीशपुर ओपी में सरेंडर कर दिया, तो कुर्की की कार्रवाई बंद हो गई। क्योंकि कुर्की तो इसलिए होती है क्योंकि आपको सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जाए, वो बंद किया जाए। उसके बाद वो जेल चला गया, न्यायिक हिरासत में जिसे कहते हैं। उसके बाद 2-4 रोज़ के लिए पुलिस ने उसको रिमांड पर लिया। पुलिस रिमांड का ये मतलब हुआ कि 2 दिन के लिए या 3 दिन के लिए पुलिस आपको अपने पास रख के पूछताछ करेगी। तो वो रिमांड किया। अब इसमें जो पूरा जो मामला है, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो उसको आप कह सकते हैं कि सबूत, वो सबूत है वो वीडियो, जो फर्जी वीडियो जो पुलिस के प्राथमिकी का आधार बना है ना। अब वो मेन प्रदर्श है, उसको मतलब प्रदर्श, जिसको इंग्लिश में एग्जिबिट कहते हैं, इस केस का सबसे बड़ा प्रदर्श है। और उसी वीडियो के आधार पर पुलिस उसको चार्जशीट करेगी
कि इसने ये फर्जी वीडियो बनाया था। इसके साथ अमिताभ जी कुछ सबूत और मिले हैं, उनके जो बोरिंग रोड में जो ऑफिस था उसमें कुछ डायरियां मिली हैं, कुछ जो उनके अकाउंट ट्रांजैक्शन को ईओयू ने फ्रीज कराया है, और तमाम जो और भी लोग हैं जिनको जहां जगह जगह से अरेस्ट किया गया है। तो पुलिस, कहने का मतलब कि पुलिस किस तरीके से, मतलब एकदम स्टेप बाय स्टेप सजा के कि एकदम वो छूट नहीं सके, क्योंकि उसमें एक धारा भी लगाई गई है 120B, तो ये कॉन्स्पिरेसी की शायद एक धारा होती है। तो कैसे ये, मतलब मैंने इसी के लिए कहा आपसे कि आप यदि होते तो किस तरीके से पूरे केस को सजा के भेजते? इन्हें सजा के भेजने में देखिए 2-3 बातें ऐसे महत्वपूर्ण है जो सही अनुसंधान होता है। एक तो मतलब सारे गवाहों की आपकी जो ये है बयान जो है उसको आपको ठीक से करना है। और एक ये भी बात होती है जो दर्शकों को हो सकता नहीं मालूम हो कि पुलिस के सामने यदि कोई कबूल कर लेता है, पुलिस के सामने जो कबूलनामा होता है उसका कोई मतलब न्यायिक महत्व नहीं होता है ना। इसलिए मजिस्ट्रेट के सामने 164 CRPC के तहत बयान दर्ज किया जाता है। मतलब अमिताभ जी, मैं रोकूंगा आपको कि यदि जो बयान वो दे रहा है, जैसे भीतर से खबरें आ रही हैं कि वो माफ़ करने की, जैसे यू के सूत्रों से खबरें आ रही हैं कि माफ़ कर दीजिए, गलती हो गई है, वो कह रहा है, लेकिन क्या पुलिस 164 का जो मैंने जो पुलिस उससे उगलवाना चाहती है, जो बयान दिलवाना कहवाना चाहती है कि उसने गलती की है, नहीं कौन कौन लोग इसमें शामिल थे, तो क्या पुलिस एक मैंने अपने साथ 100 मजिस्ट्रेट को बुला के 164 का बयान वहाँ यहाँ भी दर्ज करा सकती है, या सिर्फ न्यायालय में होगा ये दर्ज? नहीं, वो तो मजिस्ट्रेट के कार्यालय में होगा। पुलिस मजिस्ट्रेट क्यों पुलिस के पास आएगा? जो केस का अनुसंधान करता है वही लेके मजिस्ट्रेट के पास जाएगा। बस सामान्यतः तो यही होता है। जब ऐसी ही कोई स्थिति होती है कि जिसमें वो व्यक्ति मान लीजिए अस्पताल में भर्ती है, मजिस्ट्रेट के पास नहीं जा सकता, तो मजिस्ट्रेट अस्पताल में भी आके कोई बयान देता है। लेकिन सामान्यतया जो होता है मजिस्ट्रेट के कार्यालय में ही जाके वो 164 का बयान दर्ज होगा। वो बयान भी केस डायरी में आना चाहिए, है ना। फिर इसमें कुछ गवाह मिले हैं, जैसे मुझे तो मीडिया रिपोर्ट्स मिली है कि जैसे जो 2 लड़के जो हैं जो थे नहीं मजदूर, जिनको मजदूरों का वेश बनाया गया, हाँ, फिर उनका बयान लिया जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा तो कुछ उनको बदले कुछ पैसे मिले होंगे, कुछ मिला होगा, और भी कोई हो। तो ये देखिए केस डायरी जो होता है वो सबसे महत्वपूर्ण वो चीज़ होती है, क्योंकि चार्जशीट तो आप दे ही रहे हैं, और जब केस का ट्रायल खुलता है, मतलब जब सुनवाई शुरू होती है, तब भी वो केस डायरी के आधार पर ही होती है। और केस डायरी के आधार पर ही मतलब अभियुक्त को जमानत मिलती है, नहीं मिलती है, या देर से मिलती है। जैसे मान लीजिए इस केस में मैं उदाहरण देता हूँ, मान लीजिए मनीष कश्यप के वकील ने बेल के लिए तो वो करेगा ही, जमानत याचिका दायर करेगा ही जमानत के लिए। तो ऐसा नहीं है कि जमानत याचिका दायर करते ही उसको कोर्ट जमानत दे देगी। कोर्ट पहले केस डायरी मांगेगी, है ना, और फिर आईओ की केस डायरी का जो भी कोर्ट में बैठे रहेंगे जज साहब, वो उसकी समीक्षा करेंगे कि अभियुक्त के विरुद्ध मनीष कश्यप के खिलाफ कितने सबूत हैं, कितने पुख्ता सबूत हैं। कुछ सबूत छिछला हो सकते हैं, जैसे हियर से एविडेंस होता है, उसने कहा उसने सुना वाली बात जो होती है वो कोई खास मत नहीं है। कुछ सबूत पुख्ता सबूत होते हैं। यदि वो पुख्ता सबूत हैं, है ना, मान लीजिए पुलिस ने ये भी सिद्ध कर दिया, आजकल तो बहुत साइंस तरक्की कर चुका है, बहुत सारी चीज़ें हैं कि नहीं वो मतलब फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स जिसको कहते हैं, उनके द्वारा ये सिद्ध कर दिया गया कि नहीं वो जो वीडियो था वो पटना में ही बना था, उसका लोकेशन बता दिया गया, किस कैमरे से बनाया गया था, ये सारी बातें आ जाती है। तो ये तो बिल्कुल पुख्ता सबूत होता है। मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन दे दूं, ईओयू ने यूट्यूब से लेकर तमाम सोशल मीडिया को लिखा है कि ये वीडियो ये लोग यदि डिलीट भी कर दिए हैं तो जो ये सोशल मीडिया की बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म की कंपनियां हैं उनके पास ये प्रिजर्व होता है। जी जी, वो तो उनको लिखा है कि मैंने किस दिन किस समय, क्योंकि जब ये हम रिकॉर्डिंग आज के डेट में मोबाइल से करते हैं तो वो मोबाइल पे एक फीचर आता है कि अलाउ कीजिए, लोकेशन दीजिए कि कहाँ से हो रहा है। तो तमाम मीडिया, मैंने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को लिखा है ईओयू ने कि इसको प्रिजर्व करके रखिए, सबूत के तौर पे हम आपसे मांग सकते हैं, मेल हुआ है। इस पर क्या कहना है आपका? जी वही बात मैंने कही ना कि अब तो देखिए इतना कुछ मतलब टेक्नोलॉजी का ज़माना है और वैज्ञानिक अनुसंधान भी होता है, तो आजकल तो अगर आप मतलब वैज्ञानिक तरीके से आगे बढ़ें तो फिर अभियुक्त का बचना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए मनीष कश्यप ने तो मुझे लगता है कि कुछ बेवकूफ़ी कही है, कुछ बदमाशी कही है, इसने तो वो एक बना दिया, या किसी राजनीतिक दबाव में किसी पार्टी का मोहरा बन के इसने अपना ये चला दिया। इसने उतना आगे पीछे सोचा ही नहीं होगा कि इस तरह से FIR हो जाएगा और इस तरह से मैं फंस जाऊँगा, और इसी वजह से अब चूँकि ये समझ गया है कि मेरी गर्दन फंसी हुई है, इसलिए ये माफ़ी मांग रहा है, जैसी बातें आ रही हैं। तो देखिए इस पूरे मामले में चार्जशीट तो होना ही होना है।
है, इसमें तो कोई शक नहीं, ऐसा नहीं कि फाइनल जाएगा। अच्छा अमिताभ जी, एक जगह और, जैसा हमने आपसे बार बार कहा कि यदि आप इसके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर होते तो क्या जैसे जैसे केस डायरी जब जाएगी और तमाम धाराओं के ऊपर FIR 436, 120 भी क्या क्या सब धाराएं लगी हैं, तो क्या कोई जज जो है ये समझेंगे कि ये कुछ धाराएं पुलिस ने बेतुका लगाई हैं, तो क्या उसी समय उसको कट कर देने का पावर जज साहब को होता है? देखिए, कोर्ट को तो अल्टीमेट पावर होता है। कोर्ट को तो ये भी पावर होता है कि मान लीजिए पुलिस ने चार्जशीट नहीं भी दिया हो, फाइनल भी कर दिया हो, लेकिन तब भी यदि कोर्ट चाहे तो उस मामले में संज्ञान ले सकती है, कॉग्निजेंस ले सकती है, क्योंकि कोर्ट का दर्जा हमेशा पुलिस से ऊपर होता है। और आप जानते हैं कि मतलब चार्जशीट तो पुलिस इतने देती है, लेकिन कन्विक्शन रेट सिर्फ 1% है। मतलब मोटा मोटी ये समझिए कि जितने केसों में पुलिस कहती है कि ये व्यक्ति दोषी है, उसमें 99% केसों में व्यक्ति कोर्ट से रिहा हो जाता है ना। बहुत बार पुलिस से ज़बरदस्ती चार्ज, जो आपने कहा कि ज़बरदस्ती चार्जशीट कर देती है, या बहुत पुख्ता सबूत नहीं रहते, छिछले सबूतों के आधार पर चार्जशीट कर देती है, खाना पूरी कर देती है, तो कोर्ट समझ जाता है कि भाई इसमें खाना पूरी हुई, इसमें तो ऐसा सबूत है नहीं, तो फिर उस व्यक्ति की मतलब बाइज्जत भरी भी वो हो जाता है। तो इसलिए ये तो मतलब प्रक्रिया में ही कोर्ट का दर्जा पुलिस से ऊपर है ही, इसमें कोई शक नहीं। पुलिस चार्जशीट करती है, कोर्ट कन्विक्शन करता है, कोर्ट का दर्जा पुलिस से ऊपर है ही। तो हाँ, यदि उसको लगेगा कि मतलब ये फालतू भी है, ये फालतू है, तो उन फालतू धाराओं में कोर्ट कॉग्निजेंस नहीं लेगा। जब कोर्ट में जब सुनवाई शुरू हो गई तो उन धाराओं में वो संज्ञान नहीं लेगा। कुछ कुछ जो कानूनी विशेषज्ञ हैं कह रहे हैं कि ट्रायल के पर जब ये केस आएगा उसी समय शायद केस ये हो जाए, ख़त्म हो जाए। कुछ क्या आप? नहीं, इतना आसान नहीं है केस का ख़त्म करना। इसलिए नहीं ख़त्म करना है क्योंकि मैंने कहा ना कि वो ये फर्जी वीडियो तो है, बहुत बड़ा प्रदर्श है, बहुत बड़ा प्रदर्श है वो फर्जी वीडियो। ट्रायल में मान लीजिए ये बात आती है, और क्योंकि ये देखिए ये एक होता है कि मतलब जिसको कहते हैं कि उसने कहा उसने सुना वाली बात, ये वैसा केस नहीं है। इसे बाकायदा एक प्रदर्श है, वो वीडियो है, और वो वीडियो तो आप न्यायालय में चला के भी दिखा सकते हैं, है ना। वो तो एक ठोस सबूत हो गया ना, और ठोस सबूत से मनीष कश्यप का मुकरना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ट्रायल में ज़्यादा से ज़्यादा मनीष कश्यप के सहयोगी ये करें तो हो सकता है कुछ गवाहों को वो पक्षद्रोही बना लें, मतलब हॉस्टाइल बना ले, मतलब जो बातें वो आज कर रहे हैं हो सकता है कोर्ट में जाके वो पलट जाएं, जिसको कहते हैं कि गवाहों का हॉस्टाइल हो जाना, पक्षद्रोही हो जाना। और नहीं, इसमें अमिताभ जी एक चीज़ और आती है जो देखा जाता है बड़े बड़े केसों में कि कहीं वो जो और लोग अरेस्ट हुए हैं, जो दोनों बच्चे जिनको मजदूर बनाया गया था, यदि वो सरकारी गवाह यदि कहीं बन गए, जैसा कानून में होता है कि ये कहीं पलटे नहीं, भाई इनको सरकारी गवाह बनाओ और उनको माफ़ी मिल जाएगी, तब इस मामले में अमिताभ जी क्या हो सकता है? नहीं, ठीक है, मान लीजिए सरकारी गवाह बने तो ठीक है, पूरी तरह से माफ़ी तो नहीं मिलती है, हाँ सज़ा में कुछ रियायत हो जाती है, उसका प्रावधान है। बहुत सारे मामलों में सरकारी गवाह बनाए जाते हैं। तो क्या इस मामले में भी संभव है कि इतनी बड़ी एक लॉबी लगी है मनीष कश्यप को बचाने में, तो कहीं वो गवाह इधर उधर नहीं हो जाए जिसके चलते? नहीं, सबसे बड़ी बात फिर मैं दोहरा रहा हूँ कि एक केस है ना, ये गवाहों पर टिका हुआ केस है ही नहीं, ये एविडेंस पे। हाँ, ये बहुत ठोस सबूत पर है। इसलिए यदि वर्स्ट स्थिति भी आती है कि दो चार गवाह हैं सब पक्षद्रोही हो जाते हैं, तब भी ऐसा नहीं है कि ये केस कोलैप्स कर जाएगा, है ना। मतलब आप यदि सजा होनी है कुछ ना कुछ, हाँ, कानून की भाषा में ऐसे समझिए, सामान्य भाषा में, कि मनीष कश्यप की गर्दन बुरी तरह फांसी है, और शायद वो यदि बार बार माफ़ी मांग रहा है तो शायद उसको भी इस बात का एहसास है कि ये इस केस में बच पाना मेरे लिए आसान नहीं है, क्योंकि जो आज के तरीके अनुसंधान के जैसा बिल्कुल आ गए हैं। बिल्कुल। तो यदि मान लीजिए पुलिस माने इकोनॉमिक्स विंग्स ने यदि सब कुछ सबूत बड़े ठोस तरीके से पेश कर दिया, तो कितने दिन तक की सजा होगी आपकी राय में? अभी ये तो कहना मुश्किल है, लेकिन कानून में तो है कि शायद 7 साल तक अधिकतम। हाँ, बिल्कुल अधिकतम 7 साल तक की सजा है। लेकिन देखिए ये बहुत कुछ तो अब जज पर डिपेंड करता है। किसी को भी मान लीजिए दंड दिया जाता है तो ऐसा नहीं है कि वो एकदम कॉपी बुक में है कि हर को एक मिलेगा। बहुत आप देखेंगे जज परिस्थितियों को देखता है, इसमें देखता है, उस मान लीजिए देखता है कि इसका ये आदतन अपराधी है कि नहीं, कि पहली बार गलती हुई है, बहुत सारी चीज़ों को भी कंसीडर किया जाता है। नहीं अमिताभ जी, एक बात और है कि जैसा मनीष कश्यप पे आरोप लग रहे हैं, तमाम मीडिया प्लेटफॉर्म, प्रिंट मीडिया से लेके और भी लोग लगा रहे हैं कि करीब
इनके ऊपर 3-3 केस पहले से दर्ज हैं और करीब 14 केस यहाँ पे पूरे बिहार में इनके ऊपर दर्ज हैं। 13 तमिलनाडु में तो अभी दर्ज हुआ, लेकिन पहले से इनके ऊपर 14 मुकदमे आ रहे हैं। तमिलनाडु वाले केसों का उतना महत्व नहीं है, क्योंकि वो जितने 13 केस हुए हैं वो मोटा मोटी एक ही आरोप से संबंधित हुए हैं। वो मतलब किसी अलग अलग ज़िले में हो गए होंगे, वो नहीं है। मेन बात यह है कि मनीष कश्यप का थोड़ा आपराधिक इतिहास है जो इसके खिलाफ जाएगा। जैसे दर्शकों को मैं बताऊं कि 2-3 साल पहले कश्मीरी दुकानदार आए हुए थे पटना में, है ना, जो गरीब कश्मीरी होते हैं, गर्म कपड़े बेचने आते हैं ठंडे के मौसम में, अब उसके जाके से मारपीट कर ली। अब बताइए ये कौन पत्रकारिता है? ये तो विशुद्ध गुंडागर्दी है। सिर्फ कश्मीरी होने से तो कोई आतंकवादी नहीं हो जाता है। अब कोई गरीब कश्मीरी अपना रोजी रोटी के लिए बिहार आया, जैसे कोई बिहारी रोजी रोटी के लिए तमिलनाडु जाता है, सेम चीज़ है। आप जाके उसके साथ मारपीट कर रहे हैं। अब मनीष कश्यप के ऐसे ऐसे वीडियो वायरल हो रहा है सोशल मीडिया में जिसमें कह रहा है कि मैं तो महात्मा गांधी की मौत पर जश्न मनाता हूँ। ऐसा बकवास कर रहा है मनीष कश्यप। ये दिखाता है कि आपका क्या चरित्र है। फिर आप ये मनीष कश्यप जो है ये चुनाव भी लड़ चुका है चनपटिया से, है ना, तो इसका थोड़ा ये भी लगता है कि किसी राजनीतिक एजेंडा के तहत ये काम कर रहा है। मतलब बिल्कुल विशुद्ध पत्रकार नहीं है, इसका कुछ अपना राजनीतिक एजेंडा भी है। इसके बहुत सारी तस्वीरें वायरल हुई है भाजपा और आरएसएस के मंचों से, तो ये सब चीज़ें तो इसके खिलाफ जाएंगी, क्योंकि तब आपको ये बताना सिद्ध करना मुश्किल हो जाएगा कि भाई मैंने ये गलती से कर लिया या लापरवाही में कर दी, ये कर दिया, क्योंकि तब ये बात उभर के आएगी कि आप एक राजनीतिक एजेंडा के तहत काम कर रहे थे, है ना। मतलब आपकी नियत, देखिए कोई भी होता है, कोई गलती, हम लोग सब मनुष्य हैं, सबसे गलती हो सकती है, लेकिन ये देखता है कोर्ट की कौन गलती मालाफाइड है, कौन गलती बोनाफाइड है ना, कौन गलती बदमाशी से की गई है, जानबूझ की गई है जिसको मालाफाइड कहते हैं, और कौन गलती मतलब मानवीय। मतलब आपका कहने का मतलब है कि गर्दन फंस गई है, सबूत जो हैं वो एकदम इनके खिलाफ हैं, सजा थोड़ी कम हो या बेसी हो नहीं। बिल्कुल, सजा तो इसको होगी ही, चार्जशीट तो होगा ही, और इसका कन्विक्शन भी हो जाएगा, समय जितना लगे। अब कोर्ट की गति भी धीमी है, क्योंकि कोर्ट में भी एक केस तो है नहीं, हजारों लाखों केसें होते हैं, और फिर लोअर कोर्ट से शुरू होते होते मामला अपील में जाता है, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट, तो थोड़ी न्यायिक प्रक्रिया थोड़ी धीमी है। ये हम लोग इस बीच में इनको बेल मिल सकता है? बेल तो मिल जाएगा, बेल तो मिल जाएगा, बेल में कोई दिक्कत नहीं है, बेल मिल जाएगा। 2 महीने 4 महीने 5 महीने जो अंदर रहे, लेकिन बेल तो मिल जाएगा, और उसके बाद फिर ये मुकदमा लड़ेंगे। यदि इनको मतलब सुबुद्धि आएगी तो उसके बाद अपना रास्ता थोड़ा ठीक करेंगे। लेकिन अमिताभ जी, ये अंतिम सवाल चाहूँगा, जो मुकदमे अभी तमिलनाडु पुलिस भी यहाँ बैठी है, वो भी ट्रांजिट रिमांड में इनको लेके जाना चाहती है, तो इनको यहाँ बेल मिल जाएगा, तो इनको बेल तो तमिलनाडु से भी लेना पड़ेगा? नहीं, मामले तो देखिए अभी जो जिस केस में ये गिरफ्तार हुए हैं, यदि उस केस में इनको बेल मिलता है तो ऐसा नहीं कि सारे एक बार तो रिमांड पर जा चुके, तो उसमें अलग से उनको बेल नहीं लेना पड़ेगा। तो तमिलनाडु वाले जो मामले दर्ज हैं उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तमिलनाडु पुलिस इनको लेके जाना चाहती है ट्रांजिट रिमांड, या हो सकता है कि आज भी ये रिमांड पे हैं, कल या परसों फिर पुलिस इनको जब पेश करेगी, वो पुलिस की रिमांड पर जा रही है। उसमें मतलब ऐसे आप देखें तो वो मतलब फॉर्मल गिरफ्तारी नहीं हुई है, इसलिए बेल यदि इसको EOU वाले केस में मिल जाता है, आर्थिक अपराध इकाई में, तो वो बाहर आ जाएगा। उसके लिए तमिलनाडु वाले मतलब नहीं रखता है। मतलब तमिलनाडु इनको नहीं जाना पड़ेगा? नहीं, जाना तो पड़ेगा ही। मैंने केस वहां भी इनको लड़ना पड़ेगा? नहीं, पूछताछ के लिए तो जाना पड़ेगा ही, ठीक है ना। और केस तो यदि तमिलनाडु पुलिस तमिलनाडु कोर्ट में चार्जशीट करती है तो वहां भी उनको लड़ना पड़ेगा केस, वहां भी लड़ना पड़ेगा। जी बिल्कुल। यानी कि इनकी गर्दन वो फंसी है कि यदि तमिलनाडु पुलिस भी अपने हिसाब से चार्जशीट करती है तो इनको वहां भी जाना पड़ेगा और इनको यहाँ भी लड़ना पड़ेगा। बिल्कुल, इसलिए मैंने कहा कि कुछ ज़्यादा बुरी तरह फंस गए हैं। मतलब मैं क्या कहूँ, ये तो बहुत बड़ी इसने भूल की है और बहुत गलत काम इसने किया है, और बहुत दुर्भाग्य की बात है कि बहुत लोग इसको मतलब हीरो बनाने पर तुले हैं, और क्या क्या सोशल मीडिया पर चल रहा है कि भावी मुख्यमंत्री है, और क्या है ये मुख्यमंत्री को, भावी मुख्यमंत्री क्या रहेगा, ये बेसिकली सड़क छाप गुंडा है ना। गांधी जी को गाली देता है, मुसलमानों के खिलाफ बोलता है, फर्जी वीडियो बनाता है। ऐसे आदमी को तो कुछ ज़्यादा समय तक जेल में रहना चाहिए। जी। अमिताभ दास पूर्व IPS रहे, बिहार के अच्छे अधिकारी रहे, और कहा कि गर्दन फंसी है, भुगतना तो इनको निश्चित तौर पर पड़ेगा। तमाम बातें कि इन्होंने बताई हमें कि कैसे कैसे प्रोसीजर पुलिस के होंगे, कैसे कैसे चार्जशीट पेश होगा, लेकिन गर्दन तो मनीष कश्यप की निश्चित तौर पर फंस चुकी है, जैसा कि अमिताभ दास जी ने बताया। अब देखना है कि EOU कितने सटीक तरीके से, कितने ठोस तरीके से अपनी चार्जशीट जो है वो पेश करती है कोर्ट में, ताकि मनीष कश्यप जैसे पत्रकार को या यूट्यूबर कह लीजिए, जैसा अमिताभ दास जी ने कहा, जैसा कि इसको सजा दिलाई जा सके। मैं मनोज चतुर्वेदी, बिहार संवाददाता के लिए।